कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद करते हैं आप सभी प्यारे विद्यार्थी कुछ स्वस्थ और रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम आपकी क्रैश कोर्स क्लासेज लेके चल रहे हैं। ये क्लासेज उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जिनकी एग्जाम अभी सितंबर में होगी। वैसे अपनी एग्जाम तो वैसे अक्टूबर में है, मैथ की तो आपकी तो अभी जो एग्जामें होंगी उनके लिए क्लासेज उपयोगी हैं। तो आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। देखो यहाँ आप सभी एग्जाम्पल सभी क्वेश्चन तो करवा नहीं सकते, हम कुछ इंपोर्टेंट एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन की बात करेंगे, कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशन होंगे उनकी बात करेंगे। मेरा काम है कि आपको एक रास्ता दिखाना कि कई बहुत टाइम हो गया आपको तो कई चीजें आपके दिमाग से निकल गई तो वापस वो दिमाग में कैसे लाई जाए आपके बातें कि सर ने हमें ऐसा भी पढ़ाया था क्लासरूम में। तो उसके लिए हम एक बार कंप्लीट सिलेबस को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। जितना हो सके उतने सिलेबस को हम रिवाइज कर देंगे। एक कई विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर अब की बार पेपर कैसे करके आए। तो बेटे शुरू में तो हमारे भी डाउट्स था कि सेक्शन की बाध्यता को खत्म किया जा रहा है, लेकिन जब परीक्षा नियंत्रक जी ने बोला कि सेक्शन की बाध्यता नहीं है, बच्चे कैसे भी आपको 3 क्वेश्चन करना है। हम बात करें मैथ की बात करें तो मैथ में टोटल क्वेश्चन आते हैं 10, यूनिट आती है 5, प्रत्येक यूनिट के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका भी ए और बी आता है, सेकंड है उसका भी ए और बी आता है। ऐसे एक यूनिट में 2 क्वेश्चन आते हैं तो सेक्शन की बाध्यता को उठा दिया गया है, क्योंकि बोल तो ऐसे रहे यूनिवर्सिटी वाले कि सेक्शन की बाध्यता को उठा दिया है तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परीक्षा नियंत्रक ने दे दिया यदि संतुष्ट पूर्वक जवाब की कोई बाध्यता नहीं है, विद्यार्थी को 3 क्वेश्चन करने हैं तो आप कोई से भी 3 क्वेश्चन कर सकते हो। हम उनके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, परीक्षा नियंत्रक जी के अकॉर्डिंग की बाध्यता को उठा दिया है तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो और नीचे वाला भी। जैसे ऊपर वाला और जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कर दिया और क्वेश्चन नंबर कौन सा कर दिया, सेकंड भी, तो आपका एक क्वेश्चन काउंट नहीं होगा। कितने क्वेश्चन गिने जाएंगे, 2 क्वेश्चन। तो ऐसे आप एक यूनिट के 2 क्वेश्चन भी कर सकते हो, क्योंकि सेक्शन की बाध्यता नहीं है। आपको 10 क्वेश्चन आएंगे टोटल, उनमें से कोई से भी 3 क्वेश्चन करने हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्यारे विद्यार्थी को। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले 1.C चैप्टर के बारे में। बेटे देखो 1.C चैप्टर का हमने एग्जाम्पल नंबर 4 लिया है। एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड थर्ड आप देखना है। पीछे वाली जो मैंने शुरुआत में क्लासेस लगाई थी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर, उसमें चर्चा की थी उन क्लासों के बारे में। शुरुआत में देखना, कुछ डायनेमिक्स की क्लासें अपलोड की थी मैंने। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं एग्जाम्पल 4 के बारे में। बड़े मजे से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। एग्जाम्पल 4 क्या बोल रहा है कि एक छल्ला जो कि एक पतली लंबी चिकनी छड़ पर फिसल सकता है, छड़ के एक सिरे O से D दूरी पर स्थित है, छड़ को एक समान रूप से बिंदु O के सापेक्ष एक क्षैतिज तल में घुमाया जाता है। सिद्ध कीजिए कि छल्ला वक्र R बराबर D कोस हाइपरबोलिक थीटा में घूमता है। बड़े कुछ नहीं है, सिंपल सा बोल रहा है कि आपके पास एक पतली लंबी चिकनी छड़ है और उस पर क्या है, एक छल्ला है। जैसे आपके पास ये छड़ है और इस पर कोई छल्ला वगैरह हमने, जैसे कोई अंगूठी वगैरह मान के चलो, कुछ छल्ला आपके पास। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो आप प्रश्न को समझो। अब छड़ के एक सिरे को बिंदु O से D दूरी पर, छल्ला तो कहां है, O से D दूरी पर है। जैसे मैं डायग्राम के द्वारा बात करूं, जैसे आपके पास ये तो क्या है, कोई छड़ आपके पास, मैंने छड़ को क्या नाम दे दिया, OX। अब प्रश्न बोल रहा है कि छड़ के एक सिरे O से D दूरी पर स्थित है, तो छल्ला है वो कहां स्थित है बेटे, तो छड़ का एक बिंदु O है उससे D दूरी पर। मैंने यहां छल्ले को मान लिया, इस पॉइंट को दे दिया M नाम। ये दूरी कितनी है आपके पास, D है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी विद्यार्थी को। एक पतली लंबी चिकनी छड़ है, पर फिसल सकता है छल्ला, और छड़ के एक सिरे O से D दूरी पर स्थित है। प्रश्न आगे बोल रहा है छड़ को एक समान रूप से बिंदु O के सापेक्ष घुमाया जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये बिंदु O है, ये बिंदु क्या है, O है, और हम क्या कर रहे हैं, जो आपके पास छड़ है इसको एक समान रूप से बिंदु O के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं क्षैतिज तल में। कौन से तल में घुमा रहे हैं, क्षैतिज तल में घुमा रहे हैं। तो आप कैसे घुमा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्षैतिज तल में आप घुमा रहे हो।
जैसे आपके पास ये है, आपने ऐसे घुमा रहे हो आप क्षैतिज तल में बिंदु ओ के सापेक्ष, जैसे ये बिंदु ओ है, ये छड़ है, मैं इसको क्षैतिज तल में घुमा रहा हूं ऐसे, तो आपको पता है कि इस पर जो छल्ला है वो भी आगे पीछे होगा, क्योंकि छड़ चिकनी है तो छल्ला फिसलेगा, आपको पता है बेटे। तो सिद्ध कीजिए कि छल्ला वक्र आर बराबर डी कोस हाइपरबोलिक थीटा में घूमता है। कहने का जब मैं छड़ को घुमाऊंगा बेटे बिंदु ओ के सापेक्ष, वो फिक्स रहेगा, ओ के सापेक्ष में छड़ को घुमाऊंगा, तो आपको पता है कि कभी छल्ला आगे जाएगा, कभी पीछे जाएगा, तो जो छल्ला का जो वक्र बनेगा वो कौन सा वक्र बनेगा? आर बराबर डी कोस हाइपरबोलिक थीटा। कोई दिक्कत नहीं है बेटे, बात को समझो। माना हमने मान लिया कि ओ एक्स क्या है अपने पास, एक पतली लंबी चिकनी छड़ है। मैं थोड़ी सी आपको थ्योरी, वैसे थ्योरी लिखाने की इतनी आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी लिखा देता हूं क्योंकि एक रेस कोर्स चल रहा है। माना ओ एक्स एक पतली लंबी चिकनी छड़ है तथा बिंदु ओ से डी दूरी पर एक छल्ला, डी दूरी पर एक छल्ला स्थित है जो क्रम से बिंदु पी एम पर है। हमने दूरी क्या मान ली, जैसे डी दूरी मानी है, उस पॉइंट को क्या नाम दिया है? कहने का छल्ला है वो कौन से बिंदु पर है? एम बिंदु पर आपके पास। ध्यान से समझो आप। अब क्या कर रहे हो आप पे, जो छड़ आपके पास ओ एक्स, इसको क्षैतिज तल में आप घुमा रहे हो। अब यह डायग्राम ऐसे तो बना नहीं सकता मैंने मान लिया। अब छड़ को घुमा रहे हो आप, तो छड़ की स्थिति चेंज होगी। जैसे पहले छड़ यहां थी, आपने घुमाया, फिर छड़ यहां पर आ गई, तो हमने मान लिया कि टी समय पर छड़ की स्थिति क्या आपके पास है? ओ ए है। अब हम लिख देना बेटे, अब हमें छड़ को बेटे रटके मत जाना एग्जाम में, लैंग्वेज अपने हिसाब से लिखो, रटके मत जाना, हर प्रत्येक बात को आपको समझ के जाना है एग्जाम में। अब हम छड़ को बिंदु ओ के सापेक्ष, बिंदु ओ के सापेक्ष क्षैतिज तल में घुमाते हैं, क्षैतिज तल में घुमाते हैं। माना टी समय पर, माना टी समय पर छड़ की स्थिति हमने मान लिया कि टी समय पर छड़ की स्थिति आपके पास बिंदु, छड़ की स्थिति ओ ए है, यही माना आपने बेटे। आपने माना है कि छड़ को आप बेटे याद रखना, छड़ को क्षैतिज तल में घुमा रहे हो, छड़ की स्थिति हमने टी समय पर क्या मान ली? ओ ए मान ली। तथा माना कि लिख देना, तथा छल्ले की स्थिति, तथा छल्ला वैसे लिख दो, छल्ला बिंदु पी नाम दे दो बेटे इसको आप, बिंदु पी आर थीटा पर है। बेटे आपको पता है कि जब आप छड़ को क्षैतिज तल में घुमाओगे तो छल्ला भी बेटे, छड़ चिकनी है, छल्ला फिसलेगा, छल्ले की भी स्थिति चेंज होगी। हमने मान लिया कि छल्ला कौन से बिंदु पर आपके पास है, जो रिंग है वो कौन से बिंदु पर है? बिंदु पी पर है। और पी के कोऑर्डिनेट क्या मान लिया आपने? आर थीटा, क्योंकि फिक्स दूरी का तो आपको पता होगा नहीं कि फिक्स दूरी होगी। हमने दूरी क्या मान ली? आर मान ली। ओ से दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास छल्ले की? आर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने देखो बिंदु पी के कोऑर्डिनेट क्या माने हैं? आर थीटा। तो आपको ये तो पता है कि ये दूरी कितनी होगी? आर होगी। ये एंगल कितना होगा? आप जानते हो ना पोलर फॉर्म में, जैसे किसी बिंदु के कोऑर्डिनेट आर थीटा है तो ये दूरी आर होती है, ये एंगल कितना होता है? थीटा। तो मैंने टी समय पर छल्ले की स्थिति मानी है बिंदु पी पर, जिसके कोऑर्डिनेट आर थीटा माने हैं। बेटे छल्ले की स्थिति चेंज होगी। आगे देखो बेटे, सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं, मैंने क्लासरूम में भी इन बातों को समझाया था। चूंकि छड़ चिकनी है,
बेटे छड़ क्या आपके पास चिकनी है, अतः अरिय तवरण, मैंने बताया था आपको छड़ चिकनी है, अतः अरिय तवरण क्या होगा आपके पास शून्य होगा। इस बात को समझो सभी प्यारे विद्यार्थी ध्यान से। बेटे तवरण क्या होता है? तवरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तवरण कहते हैं। आपको पता है जैसे हम किसी भी एग्जाम्पल की बात करें, कोई समतल सतह की बात करें, जैसे हम कीचड़ वगैरह की बात कर लेते हैं। कीचड़ वगैरह में मैं पहले भी बता चुका इन बातों के बारे में आपको कि कीचड़ वगैरह में आप गाड़ी को निकालोगे तो वहां चिकनाहट रहती है कीचड़ में, आपको भी पता है बेटे। आप कितनी रेस दबाओ, आप गाड़ी अपनी स्पीड से ही बाहर निकलेगी, कहने का तो वहां वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो फिर वहां त्वरण क्या हो जाता है आपके पास? शून्य हो जाता है। तो यहां भी छड़ कैसी है आपके पास? छड़ कैसी है? चिकनी है, तो जो अरिय त्वरण है वो क्या होगा? शून्य होगा बेटे। चिकना शब्द आती है आप समझ जाना। इसलिए जो अरिय त्वरण का मान क्या होगा? शून्य। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है अरिय त्वरण क्या होता है? d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? 0। अरिय त्वरण का फॉर्मूला सभी प्यारे विद्यार्थी जानते होंगे बेटे, साल भर पढ़ा आपने खूब। अब देखो एक काम और कीजिए, इसको इक्वेशन नंबर दीजिए फर्स्ट। बेटा आपका टारगेट क्या है ये सुनो ध्यान से। बेटे और बोल रहा है कि छड़ को एक समान रूप से बिंदु O के सापेक्ष घुमाया जाता है। ऐसे नहीं कि आप कभी तेज घुमाओ कभी धीरे घुमाओ, एक समान रूप से बिंदु O के सापेक्ष घुमा रहे हैं। इस बात को भी समझो आप बेटे। देखो लिख देना, चूंकि बेटे थ्योरी पूरी लिख के आना, 3 ही क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे में, आराम से कर दोगे। लिख देना चूंकि छड़ को बिंदु O के सापेक्ष, बिंदु O के सापेक्ष एक समान वेग से घुमाया जाता है। एक समान वेग से घुमा रहे हैं, कहने का जैसे आपने पहले t समय में एंगल कितना बना? थीटा, तो दूसरा भी वही t समय लोगे तब भी एंगल कितना बनेगा? वही थीटा बनेगा, क्योंकि एक समान वेग से घुमा रहे हो आप। ऐसे नहीं कि कभी तेज घुमा लिया छड़ को, कभी तेज फिर कभी धीरे, एक समान वेग से घुमा रहे हो आप। एक समान वेग से घुमा रहे हैं तो ये आपके पास कोणीय वेग होता है d थीटा अपॉन dt। वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मैंने ओमेगा लिख दिया और ओमेगा को क्या नाम दे दिया? कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर सेकंड। सभी को पता होगा बेटे चीजें। एक समान वेग से घुमा रहे हैं तो कोणीय वेग क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब यहां से देखिए आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा? d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r d थीटा अपॉन dt की वैल्यू क्या पुट कर दोगे आप? ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, d स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर r इक्वल 0, जहां मैंने क्या माना? d बराबर क्या माना? d अपॉन dt माना। आपको क्या करना है, क्योंकि छड़ को आप आगे पीछे यदि आप एक समान वेग से घुमा रहे हो तो छल्ला भी क्या हो रहा है? आगे पीछे हो रहा है। तो आपको छल्ले के वक्र का समीकरण निकालना है। कहने का आपको r और थीटा में क्या निकालना है? एक समीकरण निकालना है। आप बोलोगे सर यहाँ समीकरण r थीटा के पदों में क्यों आएगा छल्ले के वक्र का समीकरण? क्योंकि आपने छल्ले की जो पोजीशन मानी है t समय पर, वो किसके पदों में मानी है? आपने r और थीटा के पदों में मानी है। तो यार जो छल्ले के वक्र का समीकरण आएगा वो किसके पदों में आएगा? r थीटा के पदों में आएगा। तो अब कुछ नहीं करने की आवश्यकता, इक्वेशन को सॉल्व करो और r थीटा के रूप में एक समीकरण प्रूव करवा दो। और प्रश्न ये बोल रहा है कि आपको छल्ले के वक्र का समीकरण क्या दिखाना है? r बराबर d कोस हाइपरबोलिक थीटा, ये दिखाना है। तो आपको ये प्रूव करना है बेटे। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं सहायक समीकरण क्या होगा। मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं, सभी प्यारे विद्यार्थियों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। ये जो अवकल समीकरण है, ये कैसा अवकल समीकरण है? अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण है ये।
क्योंकि देखो यहाँ चर क्या है, आर है, ओमेगा तो कांस्टेंट है, ये अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण है। इसका हल कैसे निकालते हो आप, सहायक समीकरण लेते हो, डी की जगह क्या लेते हो, एम, और किसके बराबर लेते हो, 0 के बराबर। एम का मान क्या आ गया आपके पास, प्लस माइनस ओमेगा आ गया बेटे। अब आपको पता होगा कि जब आयोटा आता है, जब आयोटा आता है तो क्या लेते हो आप, ये तो लेते हो ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, आप कोस और साइन के पदों में लेते हैं। याद रखना, जब आपके पास क्या है बेटे, आयोटा नहीं आए तो सी एफ का एक ये भी फॉर्मूला होता है, कौन सा, C1 कोस हाइपरबोलिक, देखो ओमेगा है यहाँ, ओमेगा, और यहाँ डी अपॉन डी टी है तो क्या आएगा, टी, प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी। यह एक फॉर्मूला कौन सा होता है बेटे, याद होगा ना। मैंने क्या पढ़ाया था कि जैसे आपके पास m की वैल्यू क्या आ जाए, C1 C2 आ जाए, तो याद करो मैंने क्या पढ़ाया था, CF आपको m की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, C1 और क्या आ गई, C2 आ गई। तो मैंने क्या पढ़ा, C1 C2 की जगह आप और कुछ ले लो, जैसे M1 और क्या आ गई, M2 आ गई मान लीजिए। तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको, C1 e की पावर M1x प्लस C2 e की पावर M2x, यही पढ़ाया था मैंने। जब d का मान क्या होता है, d अपॉन डी एक्स, तो ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे बेटे, यहाँ d का मान d अपॉन डी टी है। और कोस हाइपरबोलिक वगैरह का मान निकालोगे तो भी e की पावर के पदों में आता है। कोस हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2। तो ये चीजें बेटे आप थोड़ा आप समझना, सभी प्यारे विद्यार्थी जानते होंगे। तो हल क्या होगा बेटे, यहां देखो आपको पता है बराबर में 0 है तो पी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ हल है वो किसके बराबर होगा, आर के बराबर। कहने का अर्थ यहाँ आर का मान है वो पी तो 0 है, क्योंकि बराबर में 0 है तो आर का मान सी एफ के बराबर ही होगा। सी एफ क्या आएगा, C1 कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी। बेटे इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई बेटे, 3rd। यहां बता देता हूं बेटे मैं थोड़ा सा आपको, समझिए बेटे आप। सबसे पहले मेरे को बताइए t बराबर 0 पर r का मान कितना है। बेटे r यहां किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, छल्ले की स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है, छल्ले की दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो t बराबर 0 पर, कहने का जो प्रारंभिक छल्ले की दूरी थी आपके पास वो कितनी थी बेटे, d थी। तो t बराबर 0 पर जो r का मान था वो कितना है, d है। और r डॉट का मान कितना था आप बताइए, 0, क्योंकि छल्ला प्रारंभ में क्या था आपके पास, विराम अवस्था में था। छल्ला प्रारंभ में ओ से कितनी दूरी पर था, d दूरी पर था, तो वो फिक्स पोजीशन थी आपके पास। तो वहां अरियवेग कितना होगा, 0 होगा। आर डॉट कितना होगा, 0 होगा। कहने का जो प्रारंभ में जो आर डॉट है, आर डॉट क्या होता है, अरियवेग, वो कितना होगा, 0 होगा। तो लिख दीजिए बेटे, सबसे पहले तो आप यहां लिखिए, आप t की जगह तो 0 रखिए और r की जगह क्या रखोगे, d। तो t की जगह 0 लेंगे तो यहाँ C1 आ जाएगा आपके पास, इक्वेशन नंबर 4। देखो r की जगह d लेंगे, t की जगह 0 लेंगे। कोस हाइपरबोलिक 0 का मान 1 होता है, साइन हाइपरबोलिक 0 का मान 0 होता है बेटे। एक r डॉट भी है, तो आप एक काम कीजिए, समीकरण 3 का r डॉट क्या होता है सब जानते होंगे, dr अपॉन dt होता है। समीकरण 3 का t के सापेक्ष आप क्या करोगे, अवकलन करोगे बेटे। अवकलन करने पर क्या आएगा, r का तो dr अपॉन dt। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है C1 यहां से आएगा ओमेगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा t प्लस C2 ओमेगा कोस हाइपरबोलिक ओमेगा t। देखो dr अपॉन dt, dr अपॉन dt की वैल्यू कितनी दे रखी है, r डॉट dr अपॉन dt होता है, क्योंकि r डॉट क्या था वहां, अरिवेग। अरिवेग को किससे लिखते हैं, dr अपॉन dt से। तो dr अपॉन dt का मान तो कितना है, 0। कब है dr अपॉन dt का मान 0, t बराबर 0 पर। तो इधर t की जगह आप क्या रखो, 0। तो ये तो 0 होगा, t की जगह 0 लेंगे। साइन हाइपरबोलिक 0 क्या होता है, 0। कोस हाइपरबोलिक 0 क्या होगा, 1 होगा। तो यहां से C2 का मान कितना आ गया, 0। तो C1 तथा C2 का मान कहां रखोगे आप, समीकरण 3 में रख दो आप। तो C1 C2 का मान यहां रखोगे। R बराबर क्या आ गया, C1 की जगह क्या रखोगे, D। और यहां से आ गया कोस हाइपरबोलिक ओमेगा t, इक्वेशन नंबर
5 आ गई बेटे। बेटे आंसर आपको सिद्ध करना था r बराबर d कोस हाइपरबोलिक थीटा, तो आपको t का मान किसके पदों में चाहिए? थीटा के पदों में। तो आप इक्वेशन नंबर किसको काम में लोगे? सेकंड को। इक्वेशन नंबर सेकंड को देखो बेटे आप सभी प्यारे विद्यार्थी, लिख देना समीकरण 2 से क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी बराबर क्या है? ओमेगा है। तो यहां से डी थीटा बराबर क्या आएगा? ओमेगा डी टी। दोनों पक्षों का समाकलन करोगे, थीटा बराबर क्या आएगा? ओमेगा टी प्लस सी। क्योंकि टी बराबर 0 पर थीटा का मान कितना होगा? अरे आपको पता है ये टी बराबर 0 पर ये तो थीटा था, टी बराबर 0 पर तो यही थी, ये वाली पोजीशन भी यही थी, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0। तो टी की जगह 0 लेंगे, थीटा की जगह 0 लेंगे, सी का मान क्या हो जाएगा? 0। या थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा टी। अब ओमेगा टी की जगह आप क्या रख देना? थीटा रख देना, तो आपका आंसर आ जाएगा r बराबर डी कोस हाइपरबोलिक थीटा। ओके, आगे देखते हैं। अब देखो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैं इंपोर्टेंट एग्जाम्पल के बारे में आपको बता देता हूं बेटे। रटना मत बेटे, चीजों को समझना। आप टाइम की कमी नहीं है, टाइम खूब है। यदि आप पढ़ोगे तो ये मत सोचना कि अब तो टाइमिंग बहुत कम है, टाइम खूब बचा है भी आपके पास। बेटे एक नाव वाला भी मैं बता देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 5 पे। कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं, एक बार बताना जरूरी हो गया आपको, तो एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में भी बता देता हूं मैं। समान वेग v से बहने वाली नदी, थ्योरी नहीं लिखाऊंगा मैं, इसके बारे में समझा देता हूं बेटे। समान वेग v से बहने वाली, बुक सभी के पास है, क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो समझो इसके बारे में। समान वेग v से बहने वाली नदी के किनारे पर स्थित किसी बिंदु A से प्रस्थान होकर एक नाव एक समान वेग से खींची जाती है तथा इसका मुंह है सदैव A के बिल्कुल सामने नदी के दूसरे किनारे पर स्थित बिंदु B की ओर रहता है। तो नाव के पथ का समीकरण निकालिए, और यदि v बराबर u हो तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु पथ एक परवलय होगा जिसकी नाभि क्या है? B है आपके पास। बेटे पर्सन क्या कहना चाह रहा है वो समझो आप। आपके पास एक नदी है बेटे, क्या आपके पास एक नदी बह रही है बेटे? नदी का एक सिरा A है और दूसरा सिरा क्या है? B है। कहने का जो नदी बह रही है वो उसकी चौड़ाई कितनी है? AB है आपके पास। अब एक नाव है वो एक समान वेग से खींची जा रही है। कहने का यहां से एक नाव को हम चलाना स्टार्ट कर रहे हैं, नदी बह रही है बेटे, यहां से हम नाव को चलाना स्टार्ट कर रहे हैं और नाव का मुंह किधर है? बिंदु B के सामने है। तो आपको पता है बेटे कि जैसे नदी बह रही है और यदि आप उसमें से नदी में से नाव को क्रॉस कराओगे तो नाव, जैसे नदी बह रही है तो नाव सीधी तो निकलेगी नहीं, नाव तिरछी होकर ही निकलेगी, परवलयकारी, आपको पता है बेटे। तो हमने नाव का मुंह इधर था लेकिन नदी का भी वेग लग रहा है, तो जो नाव है वो ऐसे चलेगी बेटे। यदि नाव का मुंह इधर होता ना बेटे तो ऐसे नहीं चलती, वो नाव ऐसे ही चली जाती बेटे। लेकिन नाव का मुंह इधर है तो हम नदी को जब क्रॉस करेंगे तो नाव ऐसे चलेगी। हमने मान लिया कि टी समय पर जो नाव है वो कौन से बिंदु पर पहुंच जाती है? बिंदु P पर पहुंच जाती है। और बिंदु P के कोऑर्डिनेट हमने कितने मान लिए? r थीटा। कोई दिक्कत थोड़ी है बेटे। अब मेरे को बताइए, एक तो नाव का वेग तो क्या है आपके पास? u है। तो नाव का वेग किधर लगेगा? नाव का मुंह आप किधर लेके चल रहे हो? बिंदु B की ओर लेके चल रहे हो आप। तो जो नाव का वेग है वो किधर लगेगा? बिंदु B की ओर लगेगा, और वो वेग कितना है? u है। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं बेटे। अब समझो बेटे, नदी का वेग कितना है? नदी का वेग क्या है? v है। नदी इधर नदी बह रही है बेटे, नदी का वेग कितना दे रखा है? v दे रखा है, तो नदी का वेग तो इधर ही लगेगा बेटे। तो अब देखो थोड़ी सी थ्योरी लिख देना, ये तो आप लिख दोगे। माना प्रारंभ में नाव बिंदु A पर है और t समय पर नाव की स्थिति क्या है? बिंदु P पर है। क्योंकि नाव का मुंह कहाँ है आपके पास? बिंदु B की ओर है, अतः नाव का वेग u बिंदु B की ओर लगेगा। फिर हम मान के चलेंगे, माना देखो हम यहां बिंदु B को तो क्या मानेंगे?
माना बिंदु बी ध्रुव तथा जो आपके पास BP है वो प्रारंभिक रेखा है, क्योंकि यहां वेग की बात हो रही है तो अर्यवेग अनुप्रस्थ वेग की भी बात होगी बेटे। याद करो, अर्यवेग अनुप्रस्थ वेग की बात होती है। नहीं, ये प्रारंभिक रेखा नहीं होगी बेटे। प्रारंभिक रेखा किसको मानना पड़ेगा वो समझो। माना बिंदु बी को तो मैंने ध्रुव मान लिया तथा बिंदु बी ध्रुव BA को मैंने मान लिया। BA प्रारंभिक रेखा, प्रारंभिक रेखा तथा BP ध्रुवांतर रेखा है। क्योंकि आपको पता है बेटे कि अर्यवेग अनुप्रस्थ वेग वगैरह निकालते हैं तो ये OX को अपन प्रारंभिक रेखा बोलते हैं, O को ध्रुव बोलते हैं, OP ध्रुवांतर रेखा। इन तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। OP को ध्रुवांतर रेखा बोलते हैं। फिर ध्रुवांतर रेखा की दिशा में लगने वाला वेग कौन सा वेग होता है? अर्यवेग। ध्रुवांतर रेखा OP के लंबवत लगने वाला वेग कौन सा होता है? अनुप्रस्थ वेग। तो यहां भी आपको, अब बेटे इसको तो आप ध्रुवांतर रेखा मान नहीं सकते AP को, ये तो वक्राकार लाइन है बेटे आपके पास। ध्रुवांतर रेखा आपको सीधी लाइन माननी पड़ेगी बेटे। तो देखो आप, कोई दिक्कत थोड़ी है। T समय पर नाव कहां है? बिंदु P पर है। नदी का वेग इधर लग रहा है आपके पास और नाव का वेग किधर लग रहा है? बिंदु B की ओर लग रहा है। आपने बेटे देखो BP को क्या माना है? ध्रुवांतर रेखा माना है। तो सभी प्यारे विद्यार्थी जानते होंगे ध्रुवांतर रेखा की दिशा में लगने वाला वेग कौन सा वेग होता है? अर्यवेग होता है। अर्यवेग को किससे लिखते हैं? dr/dt से। तो ये तो क्या होगा, इधर तो कौन सा वेग लगेगा? dr/dt। और ध्रुवांतर रेखा के लंबवत लगने वाला वेग कौन सा होता है? ध्रुवांतर रेखा के लंबवत लगने वाला वेग कौन सा होता है? अनुप्रस्थ वेग। इसको हमने माना r/dt। कहने कर ये टोटल कितने डिग्री का है बेटे? क्योंकि अर्यवेग और अनुप्रस्थ वेग के बीच एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है बेटे। अब सुनो बेटे, बेटा आपने बिंदु P के कोऑर्डिनेट r माने, इसको प्रारंभिक रेखा माना है, इसको आपने ध्रुवांतर रेखा माना है। तो आपको पता है कि ये एंगल कितना होगा? फिर थीटा होगा। ये एंगल कितना होगा आपके पास? थीटा होगा। तो मेरे को इतना सा बताइए कि हमने यहां देखो, आप ये एंगल वगैरह के बारे में समझो बेटे ध्यान से। मैं इस रेखा के समांतर एक रेखा और लेके चल रहा हूं। यहां मैंने इस रेखा के समांतर एक रेखा और ले ली। तो यदि ये रेखा यहां थीटा बना रही है तो ये रेखा यहां भी इस रेखा के साथ भी कितना बनाएगी? थीटा बनाएगी, क्योंकि इस रेखा के समांतर लिए मैंने ये रेखा, तो ये भी कितना होगा? थीटा। आपको पता है इस रेखा के बीच एंगल साफ दिखाई दे रहा है आपको, 90 डिग्री है, क्योंकि नदी का वेग है, सीधा लगेगा बेटे वो। तो ये थीटा है, ये आपको 90 डिग्री एंगल लग रहा है बेटे साहब। तो ये कितना होगा फिर? 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटे किसी भी विद्यार्थी को। बेटे आपको ये भी पता है कि अर्यवेग और अनुप्रस्थ वेग के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा? थीटा होगा। कोई दिक्कत नहीं है बेटे। आप सभी प्यारे विद्यार्थी ये भी जानते हैं कि एक रेखा टोटल कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का कोण बनाती है बेटे। तो ये 90 हो गया दोनों, तो ये कितना होगा? ये वाला एंगल भी कितना होगा आपके पास? 90 होगा, क्योंकि ये टोटल 90 है, तो ये भी कितना होगा? 90, क्योंकि तभी तो ये टोटल इस रेखा का एंगल कितना बनेगा? 180 बनेगा बेटे। अब देखो हम बात कर रहे हैं, हमें क्या निकालना है बेटे? नाव के पथ का समीकरण निकालना है। हमें क्या निकालना है? नाव के पथ का समीकरण निकालना है। तो नाव की आपने पोजीशन मानी है, वो बिंदु P पर मानी है T समय पर, उसके कोऑर्डिनेट आपने क्या माने है? r थीटा। तो आपको पता है कि जो नाव के पथ का समीकरण है वो किसके पदों में आएगा? r थीटा के पदों में आएगा। तो आपको कैसे भी एक r थीटा के रूप में समीकरण निकालना है। यहाँ जो वेग दे रखे हैं, यहाँ त्वरण थोड़ी दे रखे हैं, यहाँ वेग दे रखे हैं, क्योंकि नाव का भी वेग दे रखा है, नदी का भी वेग दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? इन वेगों की सहायता से अपन क्या करेंगे? जो वेलोसिटी वगैरह दे रखी है और जो अर्य अनुप्रस्थ वेग होते हैं उनमें क्या लेके चलेंगे? एक संबंध। बेटे कभी भी यदि वेग वगैरह दे रखा और आपसे पथ का समीकरण पूछे तो फिर अर्य वेग और अनुप्रस्थ वेग का मान निकालना ही पड़ता है। फिर उनको सॉल्व करके r थीटा के रूप में हम क्या निकाल देते हैं? समीकरण। जैसे पीछे वाले एग्जाम्पल नंबर 4 में किया था। तो हम क्या करेंगे? ध्रुवांतर रेखा है। सबसे पहले मैं बात करूं, बात को समझो बेटे।
मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, थ्योरी आप बुक में देखो, पहले पढ़ाया हुआ है सब कुछ, नोट्स में भी देख लेना। मैं अरिय वेग की बात करूँ बेटे कि मेरे को ये आप बताओ आप कि यहाँ जो दे रखा आपके पास, आप अरिय वेग कैसे निकालोगे? तो बेटे यहाँ कितने वेग हैं? 2 वेग हैं, एक तो u है और एक वेग कौन सा है? v है। यदि u का भी आप अरिय दिशा के साथ घटक निकाल लो और v का भी आप अरिय दिशा के साथ घटक निकाल लो तो क्या निकलेगा? अरिय वेग, क्योंकि u और v वेग है तो अरिय वेग निकलेगा। अब आप मेरे को बताइए, u है वो अरिय, देखो u है वो अरिय दिशा के साथ कितना एंगल बना रहा है? देखो घटक निकालते हैं तो क्या लेते हैं? कोस लेते हैं बेटे, याद रखना सिंपली। अनुदिश के लिए वैसे कोस लेते हैं, लंबवत के लिए साइन, जबकि अनुदिश लंबवत का कुछ भी पता नहीं हो तो घटक निकालते हैं तो कोस लेते हैं। अब मेरे को बताइए कि u है वो अरिय दिशा के साथ, क्योंकि अरिय वेग निकालना है तो u और v का अरिय दिशा के साथ घटक निकालना पड़ेगा बेटे। तो u है वो अरिय दिशा के साथ कितना एंगल बना रहा है? 180 बना रहा है बेटे, क्योंकि u है और जो अरिय दिशा है वो इधर लग रही है बेटे, दोनों की देखो दिशा भी चेंज है, ये इधर लग रहा है ये इधर लग रहा है, तो 180 डिग्री का ही एंगल बनेगा। प्लस v है वो अरिय दिशा के साथ कितना एंगल बना रहा है बताइए आप? वो बना रहा है, देखो घटक निकालते हैं तो कोस लेते हैं, और v है वो अरिय दिशा के साथ 90 माइनस थीटा एंगल बना रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, अरिय वेग का मान होता है dr/dt। बेटे मैं सभी प्यारे विद्यार्थियों को पूछूं, यहाँ कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, और माइनस का क्या आएगा? कोस 180 का मान क्या होता है? -1 होता है। तो एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई बेटे। अब हम बात कर रहे हैं अनुप्रस्थ वेग की बेटे। अनुप्रस्थ वेग के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके पास 2 वेग दे रखे हैं u और v, दोनों का आपको अनुप्रस्थ दिशा के साथ क्या निकालना पड़ेगा? घटक निकालना पड़ेगा। तो आप मेरे को बताइए, u है वो अनुप्रस्थ दिशा, ये तो है बेटे r dθ/dt, इसी को अनुप्रस्थ बोलते हो आप। तो u है वो अनुप्रस्थ दिशा के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 बना रहा है, तो u cos 90 बेटे। प्लस v है वो अनुप्रस्थ दिशा के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा है बेटे, तो v cos थीटा। अनुप्रस्थ वेग क्या होता है बेटे? r dθ/dt। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। अरे यहां से बताइए क्या आएगा? v cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई? सेकंड। मजे से सॉल्व करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को, और r थीटा के रूप में क्या दिखा दो आप? समीकरण बेटे। तो मैं बता देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। बेटे क्या करना, आप भाग दे देना। तो यहां से क्या आएगा? dr/, क्योंकि आपको नाव के पथ का समीकरण निकालना है तो r और थीटा के रूप में समीकरण निकालना है, तो dt को मैं उठाऊंगा तो भाग दे दूंगा तो वो आ जाएगा। उधर क्या आएगा बेटे आपके पास? v sin थीटा माइनस का u/v cos थीटा बेटे। बेटे आपको r और थीटा के रूप में क्या निकालना है? समीकरण निकालना है, नाव के पथ का समीकरण निकालना है बेटे। तो आगे कैलकुलेशन को आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास? वो समझो बेटे। तो dr/ क्या आएगा? r। बेटे यहाँ भाग भी दे दीजिए, v से v क्या होगा? कैंसिल, तो क्या आएगा? tan थीटा। वहां पर क्या आएगा? माइनस का u/v, और 1/cos क्या होता है? sec थीटा, और गुणा में क्या आएगा बेटे? d थीटा। कोई दिक्कत नहीं है बेटे, दोनों पक्षों का समाकलन करोगे 1/r का log r। बेटे tan थीटा का क्या होता है? सभी प्यारे विद्यार्थी जानते होंगे, log sec थीटा होता है, इंटीग्रेशन। और माइनस का u/v, sec थीटा का क्या होता है? log sec थीटा प्लस tan थीटा बेटे। अब सभी पद कांस्टेंट आ रहे हैं, तो जो सभी पद log के रूप में आ रहे हैं, तो कांस्टेंट भी आप क्या लोगे? log के पदों में लोगे। आप सीख लिया था पहले आपने बातें सेकेंड ईयर में। अब आप थर्ड ईयर में आ गए सभी प्यारे विद्यार्थी, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, r बराबर क्या होगा? देखो ये एक तो आएगा c sec थीटा आएगा आपके पास, और यहां से क्या आएगा? ये माइनस वाला भाग में आएगा, अरे u/v कहां जाएगा? पावर में भी जाएगा, तो sec थीटा प्लस tan थीटा, और इसकी पावर क्या आएगी? u/v बेटे। ये क्या आ गया आपके पास? नाव के पथ का समीकरण। प्रश्न और आगे बोल रहा है कि यदि u बराबर v हो, कहने का अर्थ यदि नाव का वेग और नदी का वेग बराबर हो ना, तो जो नाव का पथ है वो कैसा होगा? परवलयाकार। कहने का अर्थ जो नाव गति करेगी वो परवलयाकार पथ में गति करेगी। वो कब करेगी?
जब आपके पास क्या होगा, नाव का वेग और नदी का वेग बराबर होगा, और कॉमन सेंस की बात है, बात सही है, दोनों का वेग बराबर होगा तो नाव ऐसे निकलेगी बेटे परवलयकार। वरना तो नाव का वेग कम होगा और नदी का वेग बहुत ज्यादा होगा, तो ऐसे घूमने का टाइम कहां मिलेगा नाव को? नाव तो नदी के साथ ही बह जाएगी, उसका पथ परवलयकार कहां बनेगा? परवलयकार तो ऐसे होता है बेटे। ओके, तो प्रश्न कह रहा है तो u बराबर v भी लेके चलना है। u बराबर आप क्या लेके चल रहे हो? v, क्योंकि प्रश्न पढ़ो आप आराम से, सभी के पास बुक है बेटे, सोचने वाली बात ही नहीं है। u बराबर v लेके चलेंगे तो क्या आएगा? r बराबर c sec थीटा। u बराबर v लेंगे तो क्या आएगा? sec थीटा प्लस tan थीटा। यही है बेटे। आगे सॉल्व करेंगे तो आपको देखो, आपने जैसे मैं आगे सॉल्व करूँ, एक बार मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगा भी बेटे। यहां से मैं सॉल्व करूंगा तो मैंने c अपॉन r लिख दिया बेटे, डिवाइड में लेके आ गया। sec थीटा प्लस tan थीटा को मैं कहां लेके चल रहा हूं? ऊपर। तो ये ऊपर आएगा, sec थीटा कहां आएगा? भाग में। तो क्या बचेगा देखो बेटे, आप देखो बेटे, ऊपर जाएगा, sec थीटा का भाग दूंगा तो कैंसिल होगा बेटे, 1 आएगा। tan थीटा क्या होता है? साइन अपॉन, tan थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कोस, sec भी 1 अपॉन कोस, तो कोस से कोस कैंसिल होगा, तो आपके पास क्या बचेगा? साइन थीटा बचेगा। ये बचेगा आपके पास बेटे। ये क्या होता है याद रखना, सांख्यवज का समीकरण होता है L अपॉन R 1 प्लस ई साइन थीटा। आपने सुना होगा सांख्यवज का समीकरण पोलर फॉर्म में क्या होता है? L अपॉन R 1 प्लस ई साइन थीटा। ये सांख्यवज का समीकरण होता है। अब यदि E का मान क्या हो बेटे? अरे यह उस सांख्यवज का समीकरण होता है जिसका जो शीर्ष होता है वो क्या होता है? मूल बिंदु होता है बेटे। तो बेटे आप ये बताओ मेरे को आप कि जो ये सांख्यवज है वो परवलय कब होता है? जब ई का मान क्या हो? 1 हो। यहां बताओ ई की जगह क्या दे रखा है? 1। तो हम कह सकते हैं कि जो यह पथ है वो क्या है? परवलय का समीकरण है, क्योंकि यहाँ ई की जगह क्या आ रहा है आपके पास? 1 आ रहा है। ई की जगह 1 आती, पढ़ा होगा आपने, ई का मान इक्वल 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, ऐसी बातें। यहाँ ई की जगह 1 आ रहा है। जब ई का मान 1 होता है तो सांख्यवज क्या होता है? परवलय होता है। तो आपने प्रूव कर दिया। u बराबर v लेके चले, आपने क्या निकाला? पथ का समीकरण, और वो हमें पता है इस पथ के समीकरण को क्या बोलते हैं? परवलय। ये पूछ रहा है। और जिसकी नाभि क्या होगी? b होगी बेटे। जिसकी नाभि क्या होगी आपके पास? b होगी। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहां तक आप किसी भी प्यारे विद्यार्थी को आगे देखो, कर लोगे ना आगे सोल्व आप। अब हम बात कर रहे हैं, देखो आप सभी प्यारे विद्यार्थी एग्जाम्पल नंबर 6 को तो आप सॉल्व करना। अब सभी तो करवा नहीं सकता, मैं एक काम करता हूं, एग्जाम्पल 8वां और करवा देता हूं आपको। आठवें एग्जाम्पल के बारे में और समझो। रुको बेटे एक बार आप देखो। अब हम बात करेंगे 8वें एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे बेटे। 8वां एग्जाम्पल क्या है? एक कीड़ा किसी गाड़ी के ए त्रिज्या वाले पहिए के आरे पर अचर चाल u से रेंगता है और गाड़ी v वेग से चलती है। कहने का जो कीड़े का वेग है वो तो दे रखा है, कीड़े की चाल दे रखी है u, और गाड़ी के पहिए का वेग दे रखा है v। तो t समय पर आरे की दिशा में तथा आरे की लंबवत दिशा में कीड़े का त्वरण निकालना है बेटे। बुक से आराम से और पढ़ो बेटे एग्जाम्पल को आप। कहने का थोड़ा सा मैं बता देता हूं बेटे। ये क्या है? गाड़ी का पहिया आपके पास, और गाड़ी के जो पहिया है उसकी त्रिज्या हम क्या लेके चल रहे हैं? a। ये हमने गाड़ी के पहिए का क्या मान लिया? केंद्र मान लिया। और मैं ये क्या लेके चल रहा हूं? एक गाड़ी के पहिए का एक आरा। आरा किसको बोला जाता है? ये ताड़ियां वगैरह नहीं होती क्या बेटे? जैसे वही होते हैं आपके पास। तो ये हमने गाड़ी के पहिए का एक क्या मान लिया? आरा मान लिया। अब गाड़ी के पहिए का वेग है, वो गति कर रहा है v वेग से, तो हमने मान लिया कि t समय पर ये आरा कौन से बिंदु पर आ गया? क्योंकि गाड़ी का पहिया घूम रहा है तो आरा भी घूमेगा। और ये आरा हमने मान लिया कि t समय पर आरे की स्थिति क्या हो गई? जैसे हमने मान लिया, कुछ भी मान लीजिए बेटे, और t मान लिया। जैसे मानने में क्या है बेटे, को रटना थोड़ी है आपको कि वही मानो आप जो बुक में दे रखा है, कुछ भी मान लीजिए।
हमने मान लिया कि टी समय पर आर ए की स्थिति हमने क्या मान ली, ओटी मान ली। अब आपको पता है कि इस आर ए पर देखो हम पूरा काम कहाँ करेंगे, समय टी पर ही करेंगे। क्यों? क्योंकि टी समय पर ही हमें क्या पूछ रहा है, आर ए की दिशा में। तो टी समय पर आर कहां आ गया, आर ए की स्थिति क्या है, ओटी है। ओटी है आपके पास टी समय पर आर ए की स्थिति। तो हम क्या करेंगे कि आपके पास एक क्या कर रहा है, कीड़ा है, वो अचर चाल यू से क्या कर रहा है, आर ए पर चल रहा है। तो हमने मान लिया जैसे इस आर ए पर क्या था बेटे, एक कीड़ा अचर चाल यू से चल रहा था। तो हमने मान लिया कि आरा देखो जब फैया घूमेगा तो आरा भी घूमेगा। हमने मान लिया टी समय पर आरा ओटी पोजीशन पर आ गया। हमने मान लिया कि टी समय के बाद जो कीड़े की स्थिति है वो कौन से बिंदु पर है, पी पर है। हमने मान लिया कि टी समय पर जो कीड़ा है वो अचर चाल यू से चलकर कहां पहुंच गया, बिंदु पी पर पहुंच गया। अरे बेटे ये भी बताओ मेरे को आप, जो कीड़े की चाल कितनी दे रखी है, यू दे रखी है। अब आपको पता है कि आपने इस आरे को टी समय पर ये आरा यहां चला गया, तो आपको पता है पहिया ऐसे ही तो घूम रहा है। अब ऐसे घूम रहा है तो पहिए का जो वेग है वो कितना दे रखा है, v दे रखा है। कहने का आपको पता है बेटे जो वेग होता है ना वो हमेशा कहां लगता है, स्पर्श रेखा के अनुदिश लगता है। जैसे टी समय पर जो पहिए का वेग है वो तो फिक्स वेग v से चल रहा है, आपके पास वेग v क्या है, कांस्टेंट है, पहिया एक समान वेग v से चल रहा है। तो टी समय पर भी जो पहिए का वेग है वो क्या रहेगा, v रहेगा। आपको पता है वेग v इधर ही लगेगा क्योंकि पहिया ऐसे घूम रहा है बेटे। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं बेटे, या आप मेरे को बताइए अब OA को तो क्या मानेंगे बेटे, अब कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए OA को तो क्या मानेंगे हम, प्रारंभिक रेखा मानेंगे। O को क्या मानेंगे, ध्रुव मानेंगे। तो आपको पता है फिर ये क्या होगा आपके पास, यह क्या होगा आपके पास, थीटा होगा। यह क्या होगा, यदि आप इसको प्रारंभिक रेखा मानोगे, आप इसको प्रारंभिक रेखा मानोगे, इस बिंदु के कोऑर्डिनेट कितने हैं, r थीटा हैं। तो ये दूरी तो कितनी होगी, O से लेकर P तक की तो r होगी, ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। सबसे पहले मैं बात करूं यहां r डॉट की बात करूं बेटे, आपने इसको प्रारंभिक रेखा माना है, टी समय पर आपने कीड़े की स्थिति बिंदु पी पर मानी है। तो ओपी को अपन क्या पढ़ेंगे, ध्रुवांतर रेखा। और ध्रुवांतर रेखा की दिशा में लगने वाला वेग कौन सा होता है, अरे वेग। कंफ्यूज मत होना बेटे। तो अरे वेग को किससे डिनोट करते हैं, आर डॉट से। यहां जो आर डॉट है बेटे वो आर डॉट किसके बराबर होगा बेटे, हम ओपी को ध्रुवांतर रेखा मान रहे हैं, तो ओपी की दिशा में लगने वाला वेग क्या होगा, आर डॉट होगा, अरे वेग होगा। तो अरे वेग बेटे, और ओपी की दिशा में वेग कितना लग रहा है, ओपी की दिशा में तो कीड़े का वेग ही लग रहा है यू। तो आर डॉट किसके बराबर है बेटे, यहाँ यू के बराबर है। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं बेटे, क्योंकि आर डॉट बराबर यहाँ यू है। तो आपसे मैं पूछूं डी आर, आर डॉट को मैं डी आर अपॉन डी टी भी लिख सकता हूं। अरे ध्रुवांतर रेखा की दिशा में लगने वाला वेग कौन सा होता है, अरे वेग होता है। अरे वेग को डी आर अपॉन डी टी से व्यक्त करते हैं, और ओपी की दिशा में यहाँ वेग क्या लग रहा है, यू लग रहा है। तो यहाँ डी आर अपॉन डी टी का मान कितना है, यू है बेटे। बेटे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो डी आर यहां से देखो, डी आर बराबर क्या आएगा, यू डी टी। दोनों पक्षों का क्या कर दोगे आप, समाकलन। तो डी आर का तो आर बराबर यू टी प्लस सी, क्योंकि आपको पता है टी बराबर 0 पर आर का मान कितना होगा। पहले देखो हम कीड़े को कहां मान के चल रहे हैं बेटे, बिंदु ओ पर मान के चल रहे हैं। फिर कीड़ा जैसे चल रहा था आपके पास, हमने मान लिया कि टी समय पर कीड़ा कहां पहुंच गया, बिंदु पी पर। तो टी बराबर 0 पर आपके पास आर का मान कितना है, आर दूरी है। यदि शुरुआत में कीड़ा यहां है, टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर आर की पोजीशन क्या है बेटे, ओए है। और प्रारंभ में कीड़ा कहां है, बिंदु ओ पर है। तो जो कीड़े की दूरी है आपके पास बिंदु ओ से, वो कितनी होगी, 0 होगी। तो टी बराबर 0 पर आर का मान कितना होगा, 0। तो इसलिए सी बराबर क्या होगा, 0। तो आर बराबर तो क्या आ गया बेटे, यू टी आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दीजिए बेटे। मैं अनुप्रस्थ वेग की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, अनुप्रस्थ वेग की बात करूं मैं। अनुप्रस्थ वेग को किससे लिखते हो आप, आर डी थीटा अपॉन डी टी से। लेकिन यहां एक गलती मत कर देना बेटे,
या अनुप्रस्थ वेग मत लिखना आप, क्योंकि आपसे अरे और अनुप्रस्थ त्वरण नहीं पूछ रहा, आपसे क्या पूछ रहा है अभी मैं बाद में बताऊंगा, चूंकि आप प्रश्न के अकॉर्डिंग बताओ। बेटे आप मेरे को ये समझाओ कि जो v है, आप ये तो जानते हैं कि जो v है, ये तो आप जानते हो कि जो स्पर्श रेखा होती है, जैसे स्पर्श रेखा यहाँ टच कर रही है, हम इसको बिंदु एक यहाँ से कोई रेखा लेते हैं, उसको सेंटर से मिलाते हैं, तो ये वाला एंगल कितना होता है 90 डिग्री। स्पर्श रेखा हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाती है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है। तो आपको पता है जो v है वो कहाँ लग रहा है, OP के लंबवत लग रहा है बेटे। v जो वेग है वो ध्रुवांतर रेखा OP के लंबवत लग रहा है। तो v कैसा वेग है, वैसे अनुप्रस्थ वेग है। तो यहाँ v किस अनुप्रस्थ वेग है, तो अनुप्रस्थ वेग का मान तो क्या है, यहाँ v है बेटे। अनुप्रस्थ वेग का मान कितना है, v है, क्योंकि ध्रुवांतर रेखा OP के लंबवत लगने वाला वेग क्या होता है, अनुप्रस्थ वेग। वो यहाँ v काम कर रहा है, v किसके बराबर होगा, अनुप्रस्थ वेग का आपने नाम सुना होगा। वैसे v किसके बराबर होता है, r d थीटा अपॉन dt के बराबर होता है। लेकिन वो तब होता है जब वो आपके पास r दूरी पर चर्चा करते हैं कि बिंदु T पर अरे वेग क्या है, अनुप्रस्थ वेग क्या। आपको पता है कि ये वेग v है, वो कितनी दूरी पर लग रहा है, आप ये बताओ। ये v है वो यहाँ थोड़ी लग रहा है, ये v यहाँ लग रहा है, और ये दूरी आपको पता है, टोटल दूरी कितनी है आपको पता है, a है। तो यहाँ बेटे r की जगह एक चीज नोट कर लेना आप, a आएगा। r की जगह क्या आएगा, a आएगा। ध्यान से समझो, जैसे आप ये OX लेते हो, ये OP लेते हो आप बेटे, या आप इसके लंबवत रेखा लेके चलते हैं, तो ये अनुप्रस्थ वेग होता है। तो ये अनुप्रस्थ वेग कितनी दूरी पर लगता है, इसके कोऑर्डिनेट आप r थीटा मानते हो, r दूरी पर लगता है, तो अपन क्या लेते हैं, r d थीटा अपॉन dt। अब r के बजाय यहाँ दूरी कितनी है बेटे, v जहाँ लग रहा है वो दूरी कितनी है, a है, तो r की जगह क्या आएगा, a आएगा। अब बेटे कुछ भी नहीं है, छोटी मोटी बातें आप और सीखना बेटे, क्योंकि क्रेश कोर्स है तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वरना तो एक क्वेश्चन में आधा पौन घंटा लग जाएगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा बेटे फिर। तो v बराबर क्या होगा, अब कुछ नहीं करना है बेटे, जोड़ बाकी गुणा भाग करना आपको। v बराबर a d थीटा अपॉन dt आ गया। सॉल्व कीजिए बेटे। क्या सबसे पहले एक तो क्या निकालोगे बेटे आप, या मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर दूं बेटे इसको, यहां से सॉल्व कर दीजिए आप। एक काम कीजिए, d थीटा अपॉन dt बराबर क्या आएगा, v अपॉन a आएगा। यहां से मैं सॉल्व करूंगा, d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 0, क्योंकि v भी एक समान वेग है यहाँ पहिए का, तो v भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है। अवकलन करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब बेटे सबसे पहले तो मैं क्या निकालूंगा, एक तो हमें कीड़े की दिशा में त्वरण निकालना है, ये पूछ रहा है बेटे, आराम से देख लो। एक तो आपको क्या पूछ रहा है, सॉरी आरे की दिशा में, t समय पर आरे की दिशा में, तो t समय पर आरे की दिशा में त्वरण है। अरे बेटे t समय पर आरा कहाँ माना आपने, OT माना है, OT को ही आप क्या लेके चल रहे हो, ध्रुवांतर रेखा। तो ध्रुवांतर रेखा की दिशा में कौन सा त्वरण लगता है, अरे ये त्वरण है। तो t समय पर आरे की दिशा में जो त्वरण होगा वो कौन सा त्वरण होगा, अरे ये त्वरण होगा बेटे। तो d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस का r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। बेटे मैं सॉल्व करूंगा, तो आप मेरे को बताइए d2r अपॉन dt स्क्वायर क्या होगा आपके पास। d2r अपॉन dt स्क्वायर आप एक बार देखो r डॉट करोगे, आप dr अपॉन dt निकालोगे, या नॉर्मली बात करें r डॉट क्या है, u। बेटे कीड़े का जो कीड़े की चाल है वो भी एक समान है, यहाँ जो कीड़े का वेग है वो भी एक समान है, तो ये u कांस्टेंट है। यदि आप दोबारा, क्योंकि r डॉट क्या होता है, dr अपॉन dt, तो d2r अपॉन dt स्क्वायर चाहिए, तो आप एक बार और अवकलन करोगे, एक बार और अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। बेटे r की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, ut, और d थीटा अपॉन dt की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, v अपॉन a। तो क्या आ गया, होल स्क्वायर है ही बेटे, तो माइनस का ut v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। बेटे कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया बेटे, ut v स्क्वायर। ऐसे ही आप क्या निकालना, t समय पर जो आरे के लंबवत त्वरण, तो t समय पर आरे के लंबवत त्वरण क्या होगा, t समय पर आरे को आप ध्रुवांतर रेखा से रिप्रेजेंट कर रहे हो बेटे, तो फिर ध्रुवांतर रेखा के लंबवत कौन सा त्वरण होता है, अनुप्रस्थ त्वरण। तो आप अनुप्रस्थ त्वरण का मान और निकाल देना, वो 2dr अपॉन dt डॉट d थीटा अपॉन dt प्लस r d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर दोगे। ओके बेटे, आप सभी प्यारे विद्यार्थी
देखो सभी प्यारे विद्यार्थियों के पास नोट्स होंगे, नोट्स वगैरह की आप स्टडी करना और ये 1.C के सभी क्वेश्चन आप सॉल्व करना। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं स्पर्शरेखीय वेग, अभिलंबिक वेग, स्पर्शरेखीय त्वरण और अभिलंबिक त्वरण के बारे में बेटे। वैसे मैंने नोट्स आपको बनवा दिए थे बेटे पहले इनके, लेकिन मैं हल्का सा इनको रिवाइज कर देता हूं। देखिए बेटे, क्या होता है स्पर्शरेखीय वेग वगैरह, उनके बारे में समझते हैं बेटे। अब तो सबसे पहले आप समझिए स्पर्शरेखीय को। अब हम चर्चा करेंगे चैप्टर 1.D के बारे में, और चैप्टर 1.D में सबसे पहले हम डेफिनेशन वगैरह समझेंगे। एक तो टेंजेंशियल वेलोसिटी की, स्पर्शरेखीय वेग की, और एक साथ ही मैं आपको परिभाषा समझा दूंगा अभिलंबिक वेग की। पहले इन दो वेगों के बारे में समझो। वही है जैसे आपने 1.C में अरे वेग अनुप्रस्थ वेग के बारे में समझा था। हम क्या मान के चल रहे हैं, एक तो OX लेके चल रहे हैं बेटे, एक तो क्या लेके चल रहे हो आप OX, और एक क्या लेके चल रहे हैं अपन OY। और एक्स वाई तल में कोई कण गति कर रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं बेटे। एक्स वाई तल में कोई कण गति कर रहा है, और हमने मान लिया कि प्रारंभ में t बराबर 0 समय पर तो जो कण है वो बिंदु A पर है, और t समय पर जो कण है वो कौन से बिंदु पर है, P पर है। अब हम बिंदु P पर क्या खींचेंगे बेटे, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। खींच देना बेटे आप बढ़िया वाली स्पर्श रेखा। इसको थोड़ा घुमा दो बेटे यहां से। देखो बेटे, हमने मान लिया ये बेटे स्पर्श रेखा ये वाली है, कंफ्यूज मत हो जाना बेटे आप, थोड़ा सा देखो इसको। ये हमने बिंदु P पर क्या खींच दी, एक स्पर्श रेखा खींच दी। हमने माना कि t समय पर जो कण है उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, आपके पास s है, और t प्लस डेल्टा t समय पर हमने कण की पोजीशन कहाँ मान ली, बिंदु Q पर मान ली बेटे। और हमने मान लिया कि t प्लस डेल्टा t समय में कण के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, s प्लस डेल्टा s है। तो ये s तो है, तो ये दूरी कितनी होगी आपके पास, डेल्टा s होगी। और हम बिंदु Q पर भी क्या खींचेंगे बेटे, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। खींच दीजिए बेटे, कोई दिक्कत नहीं। या आपने बिंदु Q पर भी क्या खींच दी, एक स्पर्श रेखा। बेटे यहाँ जो देखो आप स्पर्शरेखीय आप पढ़ रहे हो, स्पर्शरेखीय वेग, अभिलंबिक वेग, इनके जो आप समीकरण निकालोगे ना वो SI के पदों में निकालोगे। SI आप जानते होंगे क्या होता है, नेज रूप होता है। SI क्या होता है, नेज रूप। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। प्रारंभिक कण कहाँ है, बिंदु A पर है, t समय पर कण कहाँ है, बिंदु P पर है, t प्लस डेल्टा t समय पर कण कहाँ है, बिंदु Q पर है। ये दूरी s है, ये टोटल s प्लस डेल्टा s है, तो ये दूरी कितनी होगी, डेल्टा s होगी। मैंने एक तो बिंदु P पर क्या खींची है, स्पर्श रेखा, और मैंने माना कि बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ कितना एंगल बनाती है, साई। और मैंने मान लिया कि बिंदु Q पर खींची गई स्पर्श रेखा है वो x अक्ष के साथ कितना एंगल बनाती है, साई प्लस डेल्टा साई बनाती है आपके पास, या डेल साई भी बोल दिया करो इनको, डेल s। देखो अब आपको पता है बेटे ये साई है, ये साई प्लस डेल साई है, तो ये कितना होगा आपके पास, ये सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है, ये होगा आपके पास 180 माइनस साई प्लस डेल साई। क्योंकि एक रेखा टोटल कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 का बनाती है, तो वहां से तो ये साई है, ये 180 माइनस साई प्लस डेल साई है। तो ये त्रिभुज वाली बात करें, मैंने इस बिंदु को डिनोट कर दिया, जैसे इसको मैं नाम दे रहा हूं PT1 दे दिया, इसको T2 दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया Q दे दिया। जैसे क्यों पहले दे चुके, S है ही आपके पास, और कुछ दे दीजिए आप, O भी दे दिया, T दे दीजिए आप। एक काम कीजिए, सुनो बेटे, ये आपको पता है ये साई है, ये 180 माइनस साई प्लस डेल साई है, तो ये कितना होगा, डेल साई होगा।
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है वहाँ से बेटे, कोई दिक्कत नहीं है बेटे, कुछ भी नहीं किया है हमने। एक्स ओ वाई तल में एक कण लिया है, वो इस वक्र के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, गति कर रहा है। हमने माना कि प्रारंभ में जो कण था वो कौन से बिंदु पर था, ए बिंदु पर। टी समय पर जो कण था वो कौन से बिंदु पर था, पी पर। और दूरी तय की गई, दूरी कितनी है, टी समय की एस। और टी प्लस डेल्टा टी समय पर कण कहाँ है, बिंदु क्यू पर है। और टी प्लस डेल्टा टी समय में तय की गई दूरी क्या है, एस प्लस डेल्टा एस है, तो वो डेल्टा एस होगी आपके पास। फिर मैंने बिंदु पी पर एक स्पर्श रेखा खींच दी, क्योंकि मेरे को स्पर्श रेखीय वेग वगैरह निकालना है बेटे। अरे अभिलंबिक वेग निकालना है। अभिलंबिक क्या होता है, स्पर्श रेखा के लंबवत लगने वाला वेग होता है। स्पर्श रेखीय वेग क्या होता है, स्पर्श रेखा के अनुदिश लगने वाला वेग होता है। तो फिर मैंने क्या किया, एक तो बिंदु पी पर क्या खींच दी, स्पर्श रेखा। और मैंने माना कि बिंदु पी पर खींची गई स्पर्श रेखा जो एक्स अक्ष के साथ एंगल बनाती है वो साई है। एक बिंदु क्यू पर भी मैंने स्पर्श रेखा खींच दी, और जो एक्स अक्ष के साथ एंगल बनाती है वो एंगल मैंने क्या मान लिया, साई प्लस डेल साई। ये आप समझ गए डेल साई होगा बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी मैं नहीं लिखाऊंगा, नोट्स वगैरह बनाई हुई हैं आपके पास, तो बातों को समझो बेटे। सबसे पहले मैं स्पर्श रेखीय वेग की बात करूं तो लिख देना, बिंदु पी पर खींची गई स्पर्श रेखीय वेग क्या होता है, बिंदु पी पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश लगने वाला वेग स्पर्श रेखीय वेग कहलाता है। सीधी सी बात है, स्पर्श रेखीय वेग क्या होगा, स्पर्श रेखा के अनुदिश लगने वाला वेग क्या होता है, स्पर्श रेखीय वेग होता है। तो मैं अब स्पर्श रेखीय वेग का मेरे को फॉर्मूला ज्ञात करना है बेटे। मैं बात करूं वेग क्या होता है बेटे, वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन अपॉन समय बेटे, ये होता है वेग आपके पास। तो जैसे मैं समय क्या लेके चल रहा हूं, डेल्टा टी, तो मेरे को डेल्टा टी समय का ही क्या देखना पड़ेगा, विस्थापन देखना पड़ेगा बेटे। डेल्टा टी, यदि आप समय डेल्टा टी लेके, डेल्टा टी क्यों लिया, क्योंकि पी से क्यू तक जाने में लगा समय कितना है, डेल्टा टी है, क्योंकि पी बिंदु पर कण टी समय पर था, क्यू बिंदु पर टी प्लस डेल्टा टी समय पर था कण बेटे। तो डेल्टा टी हुआ दोनों का डिफरेंस, तो मैं डेल्टा टी समय लेके चलूंगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टी समय का ही बेटे, ये तो होता है वेग। अरे जितना वेग क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय। जितना आप क्या ले रहे हो, समय ले रहे हो, उतने ही समय का आपको क्या लेना पड़ता है, विस्थापन। अब स्पर्श रेखीय पढ़ रहे हो, स्पर्श रेखीय वेग कहां लगता है, स्पर्श रेखा PT1 के अनुदिश लगेगा। स्पर्श रेखीय वेग कहां लगता है, स्पर्श रेखा के अनुदिश लगता है। तो मैंने क्या किया, डेल्टा टी समय में स्पर्श रेखा, डेल्टा टी समय में स्पर्श रेखा PT1 बेटे, समझना ध्यान से, कुछ भी नहीं है बेटे, छोटी छोटी बातें हैं, कि अनुदिश विस्थापन। तो बेटे ये पढ़ोगे आप समय डेल्टा टी ले रहे हो, तो डेल्टा टी समय का आपको क्या देखना पड़ेगा, विस्थापन। अब स्पर्श रेखीय वेग है, स्पर्श रेखीय कहां लगता है, स्पर्श रेखा के अनुदिश लगता है, तो स्पर्श रेखा के अनुदिश आपको क्या देखना पड़ेगा, विस्थापन देखना पड़ेगा बेटे। कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए आपको पता है हम क्या लेके चलते हैं, डेल्टा टी को क्या लेके चलते हैं, टेंड्स टू 0 बेटे। अब सभी प्यारे विद्यार्थी जानते होंगे, आगे की कैलकुलेशन को ध्यान से समझो बेटे। समय आप डेल्टा टी लेके चल रहे हो। अब बताइए, यहां से मैं क्या करूंगा, क्यों से, क्योंकि मेरे को स्पर्श रेखा PT1 के अनुदिश क्या चाहिए, डेल्टा टी समय का विस्थापन चाहिए। तो डेल्टा टी समय कौन सा है, P से Q तक जाने में लगा समय। अब मेरे को PT1 के अनुदिश विस्थापन चाहिए डेल्टा टी समय का, तो मैं इस पर क्या डालूंगा, लंब। तो मैंने Q बिंदु से स्पर्श रेखा पर लंब डाल दिया। तो अब बताइए, डेल्टा टी समय का इस रेखा के अनुदिश विस्थापन क्या हुआ, सबको पता है आपके पास PM ही होगा बेटे। डेल्टा टी समय कौन सा है, P से Q तक जाने में लगा समय है, तो इसके अनुदिश विस्थापन चाहिए, इस रेखा के अनुदिश। तो आप Q बिंदु से इस रेखा पर लंब डाल देना, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा टी समय का विस्थापन बेटे PM हो जाएगा बेटे। आप आराम से इन बातों को समझना बेटे, दिमाग लगाना, पहले से पढ़ाया हुआ आपको। अब PM का मान कैसे निकालोगे बेटे, सबको पता है डेल्टा एस है, तो मैं इसको उठा देता हूं, आप माइंड में रखो बेटे।
आपको पता है PM की वैल्यू फाइंड करनी है आपको बेटे। तो मैं एक काम करता हूँ बेटे, त्रिभुज बना लेता हूँ। अभी त्रिभुज नहीं है, क्योंकि त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं बेटे। भुजाएं थोड़ी है, तो आपके पास क्या है, चाप है एक। तो मैंने क्या किया बेटे, इस बिंदु P को किससे मिला दिया, मैंने Q से मिला दिया एक रेखा के द्वारा। बेटे ये तो आप जानते होंगे। जैसे इसको तो क्या बोला जाता है, PQ चाप। इसको क्या बोला जाता है, जीवा। इसको हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं बेटे। और इसको क्या बोलते हैं, चाप। तो समझिए बेटे, अब मेरे को किसका मान चाहिए, PM का मान चाहिए। तो मैं त्रिभुज कौन सा लेके चलूंगा, QPM में देखिए आप बेटे। PM देखो, P मैंने बीच में लिया है, तो यहां एंगल का काम क्या कर रहा है, P कर रहा है। तो आपको मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं। जैसे आपसे मैं पूछूं cos QPM, बेटे cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे हुए कर्ण होता है। बेटे आप P लेके चल रहे हो, तो जो बीच में आता है वो हमेशा एंगल का काम करता है। तो यहाँ P के सामने वाली भुजा तो कौन सी है, लंब है। तो लंब तो क्या है, QM है बेटे। ये 90 डिग्री है, क्योंकि आपने लंब डाला है बेटे। यहाँ 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है, कर्ण है। तो PQ क्या है, कर्ण है। अब PQ बताइए, कर्ण चाप है या जीवा है। देखो ये तो क्या है, PQ चाप है, और ये क्या है, PQ जीवा। अब आप त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो भुजाई काम आएगी, जीवाई काम आएगी। तो यहाँ कर्ण क्या है, जीवा, PQ, कंफ्यूज मत होना। तो हम बात कर रहे हैं आधार बटे हुए कर्ण। तो आधार तो कौन सा है, PM, और कर्ण कौन सा है बेटे, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, जीवा, PQ। तो यहां से बताइए बेटे सभी प्यारे विद्यार्थी मेरे को, डेल्टा T टेंस टू 0, PM की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, जीवा, PQ, और यहां से क्या आएगा, कोस। बेटे ऐसे भी लिख दिया करो, QPM, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अपॉन डेल्टा T। बेटे आगे सॉल्व करो। देखो आप बेटे, आप ये बताओ मेरे को, देखो यहां डेल्टा T क्या है, टेंस टू 0 है, तब ये एंगल QPM भी क्या होगा, टेंस टू 0, क्योंकि आप डेल्टा T को टेंस टू 0 लेके चल रहे हैं। डेल्टा T कौन सा समय है, P से Q तक जाने में लगा समय। यदि ये समय टेंस टू 0 है, तो Q बिंदु लगभग कहाँ होगा, P के पास होगा। और Q बिंदु लगभग P के पास ही है। जैसे Q बिंदु लगभग P के पास है, तो फिर Q बिंदु P के पास है, तो फिर Q पर भी स्पर्शरेखा खींचेंगे, वो लगभग इस रेखा के आसपास ही आएगी। और इन दोनों, देखो ये QPM क्या आपके पास है, यदि ये Q बिंदु भी लगभग कहां पर आ गया, P पर आ गया, तो फिर QPM कितना होगा, आप मेरे को बताइए। डेल्टा T टेंस टू 0 है, तो Q बिंदु लगभग कहां पर आ जाएगा, P पर आ जाएगा, तो फिर QPM क्या हो जाएगा, टेंस टू 0। सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं। अब QPM टेंस टू 0 है, तो cos QPM क्या हो जाएगा, लगभग किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। cos 0 का मान 1 ही होता है बेटे। तो यहां से देखिए, लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0, जीवा PQ, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 हो गई, अपॉन डेल्टा T बेटे। अब मेरे को आप बताइए बेटे, देखो हम बात कर रहे हैं जीवा PQ की बात कर रहे हैं, लिमिट क्या लेके चल रहे हैं, डेल्टा T टेंस टू 0। आप मेरे को एक बात बताइए बेटे, जैसे ये जीवा होती है, यहाँ आपको पता है कि जीवा की तो वैल्यू नहीं दे रखी, लेकिन जो चाप PQ है उसका मान क्या दे रखा था, डेल्टा S। तो आप ये बताइए, जब ये आपके पास जीवा डेल्टा T टेंस टू 0 है, तो मैं समझाता हूं आपको कि जब डेल्टा T टेंस टू 0 है, तो Q बिंदु लगभग कहां पर आ जाएगा, P पर आ जाएगा। Q बिंदु लगभग कहां पर आ जाएगा, P पर। और शुरुआत में चाहे आप जीवा देखो और शुरुआत में चाहे चाप देखो, दोनों क्या होते हैं, बराबर। तो यहां डेल्टा T टेंस टू 0 है, तो कहने का अर्थ Q बिंदु लगभग P के पास है, और शुरुआत में चाहे आप जीवा की बात करो और चाहे चाप की बात करो, वो दोनों क्या होते हैं, बराबर। तो लिख देना आप, चूंकि डेल्टा T टेंस टू 0, इसलिए जीवा PQ है वो किसके बराबर होगा, चाप PQ के बराबर होगा बेटे। क्योंकि यहाँ डेल्टा T टेंस टू 0 लेके चल रहे हैं, तो Q बिंदु लगभग कहाँ जाएगा, P के पास। लगभग P के पास आएगा, तो वहां जीवा और चाप क्या होंगे, बराबर बेटे। और यहां लिख देता हूं मैं,
समझ जाओगे बेटे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, चाप पी क्यू अपॉन क्या आएगा आपके पास डेल्टा टी, और चाप पी क्यू का मान तो पता है ना आपको, क्या दे रखा था शुरुआत में, डेल्टा एस दे रखा था बेटे। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और आप लिमिट लगा देना, क्या आ जाएगा डी एस अपॉन डी टी। तो ये क्या आ गया बेटे, स्पर्शरेखीय वेग आ गया। अब सुनो बेटे, आप समझना बेटे, स्पर्शरेखा की अनुदिश लगने वाला वेग कौन सा होता है, स्पर्शरेखीय वेग होता है। अब मैं आपसे पूछूंगा बेटे अभिलंबिक वेग के बारे में। बेटे अभिलंबिक वेग कहां लगता है, याद रखना, स्पर्शरेखा के लंबवत लगने वाला वेग क्या होता है, अभिलंबिक वेग होता है बेटे। तो अभिलंबिक वेग कहां लगेगा, इधर लगेगा बेटे। लिख देना, परिभाषा लिखना चाहो अभिलंबिक वेग की कि स्पर्शरेखा T1 P के लंबवत लगने वाला वेग अभिलंबिक वेग कहलाता है, या स्पर्शरेखा के लंबवत लगने वाला वेग अभिलंबिक वेग कहलाता है बेटे। तो अब मेरे को बताओ, जब अभिलंबिक वेग देखेंगे बेटे, वेग कोई सा निकाल लो आप, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय। जितना समय ले रहे हो उतने समय का हमें क्या देखना पड़ता है, विस्थापन। यहाँ समय डेल्टा टी लेके चल रहे हैं, तो डेल्टा टी समय का ही हमें क्या देखना पड़ेगा, विस्थापन। अब अभिलंबिक वेग निकाल रहे हो, तो अभिलंबिक वेग कहां लगता है, स्पर्शरेखा के लंबवत लगता है बेटे। तो आपको अनुदिश की जगह विस्थापन भी कहां देखना पड़ेगा, लंबवत देखना पड़ेगा बेटे। ये चीज नोट कर लिया करो, खूब सीख गए होंगे बेटे इन बातों को तो आप। अब बताइए, तो डेल्टा टी समय में स्पर्शरेखा PT1 के लंबवत विस्थापन क्या होगा। अरे डेल्टा टी समय में कण कहां से कहां गया, P से Q पर गया। अब हमें स्पर्शरेखा के लंबवत विस्थापन चाहिए, तो कहने का अर्थ डेल्टा टी समय में जो कण है वो बिंदु Q से कितनी दूर गया, तो लंबवत विस्थापन तो कौन सा होगा पता है सबको बेटे। बेटे ये बातें खूब हो चुकी हैं, बार बार इनको रिवाइज करने से कोई फायदा नहीं है। स्पर्शरेखा के लंबवत विस्थापन कौन सा होगा, QM होगा आपके पास बेटे, डेल्टा टी समय का। अब आपसे मैं पूछूं बेटे QM की वैल्यू, तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है अब की बार कौन सा फॉर्मूला लेके चलना पड़ेगा, साइन QPM। बेटे एंगल बीच में, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंबटेय करण होता है। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो लंब तो कितना है, QM है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंबटेय करण। करण कौन सा है, जीवा PQ है बेटे। तो यहां से आप QM की वैल्यू पुट कर दो बेटे, जीवा PQ, और यहां से क्या आएगा, साइन QPM बेटे अपॉन डेल्टा टी। आपको पता है डेल्टा टी टेंस टू 0 है, अभी समझाया था मैंने। तो एंगल QPM भी क्या होता है, टेंस टू 0। और ये टेंस टू 0 है, तो ये साइन QPM भी क्या हो जाएगा, टेंस टू 0 हो जाएगा। अब ये 0 आ गया तो कंप्लीट ही क्या हो जाएगा, 0। तो याद रखना अभिलंबिक वेग का मान क्या होता है बेटे, 0 होता है। देख लोगे बेटे अभिलंबिक वेग क्या होता है, स्पर्शरेखा के लंबवत लगने वाला वेग बेटे। बड़े इन बातों को ध्यान से पढ़ना आप सभी प्यारे विद्यार्थी। अब मैं बात कर रहा हूं बेटे, छोटी सी बात ही है तो मैं समझा भी देता हूं बेटे आगे, 5-10 मिनट की बात और आपको समझा देते हैं बेटे। तो स्पर्शरेखीय त्वरण व अभिलंबिक त्वरण के बारे में और समझा देते हैं बेटे। स्पर्शरेखीय त्वरण और अभिलंबिक त्वरण क्या होते हैं उनके बारे में समझो, क्योंकि एग्जाम में बेटे परिभाषाएं भी पूछ लेता है बेटे कि स्पर्शरेखीय त्वरण व अभिलंबिक त्वरण की व्याख्या कीजिए, तो पूरी आपको थ्योरी वगैरह लिख के आनी पड़ेगी फिर एग्जाम में बेटे। अब देखो बेटे, सबसे पहले देखते हैं आप समझ जाओगे बेटे, स्पर्शरेखीय त्वरण की परिभाषा क्या लिखोगे, स्पर्शरेखा के अनुदिश लगने वाला त्वरण क्या होता है, स्पर्शरेखीय त्वरण कहलाता है बेटे। अब मैं बात करूंगा बेटे, अभी मेरे को इतना सा बताइए कि ये स्पर्शरेखा है, इसके अनुदिश कौन सा वेग लगता है बेटे, स्पर्शरेखा के अनुदिश कौन सा वेग लगता है बेटे, स्पर्शरेखीय वेग। और स्पर्शरेखीय वेग को मैंने किससे डिनोट कर दिया, v से। बेटे v किसके बराबर होगा पता है ना, बेटे ds/dt के बराबर होगा। बेटे स्पर्शरेखा के लंबवत कौन सा वेग लगता है, अभिलंबिक वेग। तो अभिलंबिक को डिनोट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभिलंबिक वेग क्या होता है, 0। तो मैंने मान लिया, क्योंकि त्वरण की बात हो रही है, तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन अपॉन समय। तो वेग में परिवर्तन निकालना पड़ेगा,
तो आपको टी समय पर जो कण था बिंदु पी पर, तो बिंदु पी पर भी आपको वेग के घटक चाहिए और आपको बिंदु क्यू पर भी क्या चाहिए, वेग के घटक, तभी तो वेग में परिवर्तन निकलेगा डेल्टा टी समय का। तो आपने बिंदु पी पर तो स्पर्शरेखीय वेग तो क्या मान लिया, v, अभिलंबिक वेग मानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभिलंबिक वेग क्या होता है, 0। आपने बिंदु क्यू पर स्पर्शरेखीय वेग का घटक तो क्या मान लिया, v प्लस डेल्टा v। स्पर्शरेखीय वेग कहां लगेगा, स्पर्शरेखा के अनुदिश। और क्यू समय पर अभिलंबिक वेग आपने क्या मान लिया, 0 होता है, तो मानने की आवश्यकता नहीं है बेटे। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्पर्शरेखीय त्वरण की बात करूंगा बेटे मैं, तो इसके बारे में समझो बेटे आप सभी प्यारे विद्यार्थी। परिभाषा लिख दोगे, थ्योरी वगैरह सब कुछ लिखाई हुई है। स्पर्शरेखा के अनुदिश लगने वाला त्वरण स्पर्शरेखीय त्वरण कहलाता है बेटे। अब देखो बेटे, मैं यहाँ त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन अपॉन समय। यदि आप समय डेल्टा टी ले रहे हो तो आपको डेल्टा टी समय का ही क्या देखना पड़ेगा, वेग में परिवर्तन देखना पड़ेगा आपको बेटे। तो लिख देना डेल्टा टी समय का अब स्पर्शरेखीय त्वरण पढ़ रहे हो तो किसके अनुदिश वेग में परिवर्तन देखना है, डेल्टा टी समय का स्पर्शरेखा T1 P के अनुदिश वेग में परिवर्तन, डेल्टा टी समय का स्पर्शरेखा T1 P के अनुदिश वेग में परिवर्तन बेटे। अब सभी बात समझ में आ गई होगी। कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए डेल्टा टी क्या लेके चलते हो आप, टेंस टू 0। जितना समय लेके चल रहे हैं उतने समय का वेग में परिवर्तन देखना पड़ता है। स्पर्शरेखीय त्वरण पढ़ रहे हैं तो स्पर्शरेखा के अनुदिश वेग में परिवर्तन देखेंगे बेटे। अब आप मेरे को सभी प्यारे विद्यार्थी बताइए, आप जैसे आपने अरीय त्वरण वगैरह में भी पढ़ा था, आप डेल्टा टी समय में डेल्टा टी समय का स्पर्शरेखा के अनुदिश वेग में परिवर्तन कैसे निकालोगे। डेल्टा टी समय कौन सा है, पी से क्यू तक जाने में लगा समय। तो अपन क्या करेंगे, एक तो बिंदु क्यू पर निकाल देंगे, बिंदु क्यू पर स्पर्शरेखा T1 P के अनुदिश वेग यही होगा बेटे, और माइनस बिंदु P पर स्पर्शरेखा T1 P के अनुदिश वेग बेटे अपॉन डेल्टा टी। अरे बेटे बात समझ में आ गई होगी। आपने बिंदु क्यू पर भी क्या निकाल दिया, स्पर्शरेखा के अनुदिश वेग, और उसमें से आपने बिंदु पी पर स्पर्शरेखा के अनुदिश वेग था वो घटा दिया, तो डेल्टा टी समय का क्या आ गया, स्पर्शरेखा के अनुदिश वेग में परिवर्तन आ गया बेटे। अब कैलकुलेशन में तो आप वैसे माहिर हो सभी प्यारे विद्यार्थी। अनुदिश के लिए क्या लेते हैं, कॉस। तो बताइए बेटे बिंदु क्यू पर कितने वेग लग रहे हैं, एक ही वेग लग रहा है, कौन सा, v प्लस डेल्टा v। अब किसके अनुदिश वेग निकाल रहे हैं, T1 P के अनुदिश बेटे। तो आप मेरे को ये बताइए डेल्टा साई है तो ये भी कितना होगा, डेल्टा साई होगा बेटे। और जो v प्लस डेल्टा v है वो इस स्पर्शरेखा के साथ कितना एंगल बना रहा है, डेल्टा साई बना रहा है। अनुदिश है तो कोस, और कितना एंगल बना रहा है, डेल्टा साई या डेल साई बेटे। माइनस, अब मेरे को बताइए बिंदु P पर, बिंदु P पर स्पर्शरेखा T1 P के अनुदिश कौन सा वेग लग रहा है, सोचने वाली बात ही नहीं। ओनली T1 P के अनुदिश देखो कौन सा वेग लग रहा है, v लग रहा है बेटे, अपॉन डेल्टा t। अब कैलकुलेशन सॉल्व कर लेते हैं बेटे मजे से। बराबर क्या आ गया, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 बेटे। अब मेरे को बताइए बेटे आप सभी प्यारे विद्यार्थी, चूंकि डेल्टा t टेंस टू 0 है इसलिए डेल्टा साई भी क्या होगा, टेंस टू 0, या कॉस डेल्टा साई कितना होगा, 1 बेटे। क्यों, अरे जब डेल्टा t टेंस टू 0 है तो क्यों बिंदु कहां पर आ जाएगा, डेल्टा t कौन सा समय, P से क्यों तक जाने में लगा समय है, तो डेल्टा t टेंस टू 0 है तो क्यों बिंदु लगभग कहां पर आ जाएगा, P पर आ जाएगा। डेल्टा साई क्या है, बिंदु P पर खींची गई स्पर्शरेखा और बिंदु Q पर खींची गई स्पर्शरेखा के बीच का एंगल है बेटे।
बिंदु P पर खींची गई स्पर्शरेखा और Q पर खींची गई स्पर्शरेखा के बीच का एंगल है। यदि Q बिंदु भी लगभग P के पास ही है तो फिर बीच वाला एंगल, जैसे Q बिंदु भी यहीं पर आ गया पास ही, तो फिर दोनों के बीच आप Q पर स्पर्शरेखा खींचेंगे, P पर खींचेंगे, वो सेम ही हो जाएंगी। दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0। तो डेल्टा T टेंड्स टू 0 है तो डेल्टा साई भी टेंड्स टू 0 होता है। कोस 0 का मान 1 होता है, आप जानते हैं बेटे। तो इसका मान 1 हो गया, v से v कैंसिल होगा, डेल v अपॉन डेल t है तो क्या आ जाएगा? dv अपॉन dt आ जाएगा बेटे। और v आपने किसको माना था? आपने स्पर्शरेखीय वेग को। तो v को मैं क्या लिख सकता हूं बेटे? ds अपॉन dt भी लिख सकता हूं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? d2s अपॉन dt स्क्वायर बेटे। क्या जाएगा? d2s अपॉन dt स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना है किसका फॉर्मूला होता है? स्पर्शरेखीय वेग त्वरण का, सॉरी। अब मैं बात करूंगा अभिलंबिक त्वरण के बारे में, तो मैं यही समझा देता हूं बेटे, क्योंकि इनमें कोई खास फर्क है नहीं। अभिलंबिक त्वरण क्या होता है? सीधी सी बात है, स्पर्शरेखा के लंबवत लगने वाला त्वरण क्या कहलाता है? अभिलंबिक त्वरण कहलाता है। तो अनुदिश की जगह क्या आएगा? बस लंबवत आएगा बेटे। अनुदिश की जगह क्या आएगा? लंबवत। तो कुछ नहीं करना आपको, सभी प्यारे विद्यार्थियों को अनुदिश की जगह क्या करना है? लंबवत करना है बेटे। स्पर्शरेखा T1 P के लंबवत वेग बेटे, सभी प्यारे विद्यार्थी लिख दोगे आप। कुछ भी नहीं करना है, अनुदिश की जगह ओनली, क्योंकि वो स्पर्शरेखा की अनुदिश नहीं लगता, अभिलंबिक लंबवत लगता है, तो लंबवत लिख देंगे बेटे, और कुछ भी नहीं है। और लंबवत के लिए आपको पता है ना बेटे क्या करना पड़ता है? कोस की जगह क्या आता है? साइन। और बेटे यहां देखो आप, बिंदु P पर स्पर्शरेखा T1 P के लंबवत वेग वो क्या होगा? 0 होगा बेटे। क्या होगा? 0। ये तो होगा बेटे बिंदु Q पर स्पर्शरेखा T1 P के लंबवत। बिंदु Q पर एक ही वेग है v प्लस डेल्टा v, लंबवत निकालेंगे उसका घटक, तो अपन क्या लेंगे बेटे? साइन लेंगे। यार एंगल कितना बन रहा है? स्पर्शरेखा के साथ देखोगे, स्पर्शरेखा के साथ कितना एंगल बन रहा है? डेल साई है, तो डेल साई आ जाएगा। और बिंदु P पर स्पर्शरेखा के लंबवत कितना वेग है? 0 है बेटे। अब इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व करोगे बेटे, तो आपको बता दूं मैं, यहां पर क्या आएगा बेटे आपके पास? वही है थ्योरी में यहां लिख देता हूं, क्योंकि डेल्टा T टेंड्स टू 0 है, तब डेल्टा साई भी टेंड्स टू क्या होगा? 0। तो कोस डेल्टा साई किसके बराबर? सॉरी, साइन डेल्टा साई है, तो साइन डेल्टा साई किसके बराबर होगा? डेल्टा साई के बराबर, क्योंकि जब साइन 0 का मान 0 के बराबर होता है, यदि थोड़ी सी भी वैल्यू बढ़ाते हैं 0 से ज्यादा, तो साइन का मान भी लगभग फिर 0 के बराबर आता है। तो ये आपको पता है, मैंने पहले समझा दिया था बेटे। तो बेटे यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए आप, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, v प्लस ये डेल v आ गया, डेल साई आ गया, अपॉन क्या आ गया? डेल t आ गया बेटे। इसको सॉल्व करेंगे ना बेटे, तो यहां से क्या आएगा? लिमिट डेल T टेंड्स टू 0, v डेल साई आएगा, और यहां से डेल v डेल साई अपॉन डेल t बेटे। बेटे ये आपको पता है ना, वो नगण्य मानते हैं, पहले भी आया था ये चीजें, इसको तो नेग्लिजिबल मान लेंगे, नगण्य। और यहां से ये बच जाएगा, और वो लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा? डी साई अपॉन डी टी। आपको पता है ऊपर नीचे आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे? ds से भाग दोगे, ds से गुणा कराओगे, dt अपनी जगह वो ये ds से ds कैंसिल होगा, डी साई अपॉन dt बचेगा। आपको पता है बेटे ds अपॉन dt को मैं क्या लिख सकता हूं? v। तो v पहले से भी है बेटे v स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं? रो। आपने वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला पढ़ा होगा, रो बराबर क्या होता है? ds अपॉन डी साई। तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो ds अपॉन डी साई अपॉन में आएगा, उसको रो लिख देंगे। तो आप याद रखना, अभिलंबिक जो त्वरण होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? v स्क्वायर अपॉन रो होता है बेटे। ओके, अब देखिए, अब हम चर्चा करेंगे इसके एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन के बारे में बेटे। तो सबसे पहले सभी प्यारे विद्यार्थी देखिए आप, हम चर्चा कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर, देखो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें। एक कण किसी चक्रज के
चाप पर ऐसे चलता है कि इसकी इस पर स्पर्श रेखा अचर वेग से घूमती है। सिद्ध करो कि गतिमान कण का त्वरण परिमाण में क्या रहता है आपके पास, अचर दे रखा आपके पास। बेटे चक्रज का समीकरण आपको पता होगा, एस बराबर क्या होता है, 4a sin साई। क्या होता है, 4a sin साई। तो आपको क्या निकालना है बेटे, स्पर्श रेखा अचर वेग से घूमती है, तो यहां वेग है वो भी क्या आपके पास कांस्टेंट है। आपको त्वरण क्या दिखाना है, जो परिणामी त्वरण है वो क्या दिखाना है, अचर दिखाना है। तो मैं समझा देता हूं बेटे एक बार आपको, वैसे इजी आप सॉल्व कर सकते हो लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। एक कण है वो चक्रज पर क्या कर रहा है बेटे, एक बार प्रश्न को दोबारा पढ़ो। एक कण किसी चक्रज के चाप पर, तो माना चक्रज का समीकरण बेटे, चक्रज का समीकरण आपने क्या मान लिया, 4a sin साई। बेटे और देखो, स्पर्श रेखा अचर वेग से घूमती है। बेटे आपको पता होगा, बेटे आप क्या पढ़ रहे हो, स्पर्श रेखीय वेग और अभिलंबिक, क्योंकि स्पर्श रेखा की बात आ गई है। स्पर्श रेखा अचर वेग से घूमती है, तो आपने स्पर्श रेखा का वेग क्या माना था, साई माना था बेटे। छल्ला याद करो आप, एग्जाम्पल नंबर 4 1.c का छल्ला एक समान वेग से घूम रहा है तो वहां एंगल थीटा था, तो आपने डी थीटा अपॉन dt को क्या माना था, कांस्टेंट। प्रश्नानुसार आपको पता है बेटे यहां क्या होगा, स्पर्श रेखा एक समान वेग से घूम रही है, स्पर्श रेखा का एंगल यहां साई होगा, तो डी साई अपॉन dt क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब आपको कुछ नहीं करना बेटे, आपको परिणामी त्वरण को क्या दिखाना है, अचर दिखाना है। तो आप क्या करोगे, एक तो अरीय त्वरण का मान निकालोगे और एक आप अभिलंबिक त्वरण का मान निकालोगे बेटे, क्योंकि एस और साई में आ गया चक्रज का समीकरण। अब अरीय त्वरण अनुप्रस्थ त्वरण का तो मान निकाल नहीं सकते आप बेटे, समझ जाओगे इन चीजों को आप। अरीय त्वरण अनुप्रस्थ त्वरण का मान तो कब निकलता है, जब वक्र का समीकरण किसके पदों में दे रखा हो, आर थीटा के पदों में। जब वक्र का समीकरण एस आई के पदों में दे रखा है तो आप समझ जाना कि फिर स्पर्श रेखीय त्वरण और अभिलंबिक त्वरण का मान निकलेगा बेटे। तो बेटे मैं सबसे पहले निकालूंगा समीकरण 1 का t के सापेक्ष क्या करना बेटे, अवकलन करना बेटे, क्योंकि आपको स्पर्श रेखीय त्वरण निकालना है तो d2s अपॉन dt स्क्वायर चाहिए। तो ds अपॉन dt कितना आ गया बताइए आप बेटे, 4a sin साई का तो क्या होगा, cos साई, साई का क्या होगा, d साई अपॉन dt। अरे d साई अपॉन dt क्या है, कांस्टेंट है, तो 4ac cos साई बेटे, कोई दिक्कत थोड़ी है बेटे। दोबारा से अवकलन करोगे आप, अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा आपके पास बेटे, माइनस का 4ac, यहां से cos साई का क्या होगा, माइनस साई, माइनस साइन साई होगा, और फिर साई का करेंगे तो डी साई अपॉन डी टी, सी हो रहेगा, तो क्या हो जाएगा बेटे, सी स्क्वायर। आप सभी प्यारे विद्यार्थी मजे से सॉल्व करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर का मान आ गया। अब आपको क्या निकालना है बेटे, अभिलंब, तो आपने क्या निकाल दिया बेटे, स्पर्श रेखीय त्वरण। अब आपको अभिलंबिक त्वरण का मान चाहिए, क्योंकि परिणामी त्वरण निकालना आपको। तो अभिलंबिक त्वरण कैसे निकालोगे बेटे, फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन रो। अरे बेटे वी यही तो है बेटे, इसका स्क्वायर करो आप, डी एस अपॉन डी टी को ही तो क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं, स्पर्श रेखीय वेग बोलते हैं। स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर साई। तो अब मेरी बात सुनो बेटे, रो क्या होता है आपको पता है बेटे, रो क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, डी एस अपॉन डी साई। तो आप डी एस अपॉन डी साई करो तो कितना आएगा, 4a कॉस साई। आप s का साई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 4a cos साई आ जाएगा बेटे। बेटे इसको सॉल्व करोगे आप तो यहां से क्या आएगा, 4, एक a बचेगा, c स्क्वायर बचेगा और क्या बचेगा, cos साई बचेगा बेटे। ओके, अब परिणामी त्वरण पूछ रहा आपसे, तो त्वरण या परिणामी त्वरण कैसे निकालोगे आप, वही स्पर्श रेखीय त्वरण का स्क्वायर, ये रहा बेटे, स्क्वायर कीजिए आप, 16 a स्क्वायर c की पावर 4 साइन स्क्वायर साई, और अभिलंबिक त्वरण का स्क्वायर, तो 16 a स्क्वायर सी की पावर 4 कोस स्क्वायर साई। बेटे इनमें से यहाँ कॉमन लेंगे ना, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, बाहर लेंगे तो क्या आएगा, 4ac स्क्वायर, साइन स्क्वायर साई प्लस कोस स्क्वायर साई क्या हो जाएगा, 1, ये आएगा बेटे। ये क्या होता है बेटे, कांस्टेंट होता है। तो आपको भी परिणामी त्वरण क्या दिखाना था, कांस्टेंट दिखाना था। देखो
आज इतना ही पढ़ाएंगे आपको, और नेक्स्ट क्लास में आपको जैसे चैप्टर 3 के बारे में एक क्लास चैप्टर 3 की ले लेंगे, और एक क्लास आपके 8वें चैप्टर की ले लेंगे, और फिर एक क्लास स्टैटिक्स की ले लेंगे। इतना ही पढ़ना, आपको ज़्यादा मैटर नहीं पढ़ना। जैसे हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स में आप फर्स्ट चैप्टर, 3rd चैप्टर, 7 और 8 ये चैप्टर भी करते हो तो आपके 3 क्वेश्चन आसानी से क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। तो आप अपने दिमाग से पढ़ाई करो। मैं नहीं कहूँगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि हर विद्यार्थी का अलग माइंड चलता है। कोई विद्यार्थी 4 और 5 मिनट पढ़ेगा, कोई 1st 2nd पढ़ेगा, तो आप पे डिपेंड है बेटे वो आप कैसे क्या पढ़ोगे। हाँ, और एक मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। थोड़ी बहुत आप पढ़ाई की टेंशन भी कीजिए बेटे। पढ़ाई की आप बोलोगे टेंशन, सर टेंशन तो हम करते ही नहीं बेटे, टेंशन आप नहीं करते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टडी की टेंशन किया करो आप, कि आज मेरी पढ़ाई नहीं हुई, अब मेरे को कैसे भी आज चाहे शाम को पढ़ूं चाहे नाइट में पढ़ूं, लेकिन मेरे को स्टडी करनी है, आज की भरपाई करनी है। ऐसे नहीं कि यार पढ़ लेंगे भी तो एग्जाम का बहुत टाइम है। बेटे एक बात नोट कर लेना, बीएससी 3rd ईयर वाले विद्यार्थी, आपके 5-6 महीने का गैप लग चुका है। अभी आप नॉर्मल स्टडी करने से काम नहीं चलेगा। एग्जाम क्लासरूम में जाओगे आप भूल जाओगे बातों को बेटे। आप अच्छी तरीके से आप स्टडी करके जाओगे, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथ हो, तभी वो बातें आपकी याद रहेंगी। वरना आप फॉर्मेलिटी करके जाओगे कि हाँ ये देख लिया, ऐसे ऐसे हो जाएगा। कन्फर्म है बेटे, वहां जाते आपके दिमाग से वो बात निकल जाएगी। तो आपको रिवीजन करना है बारी बारी से। आप कितना ही 10-15 दिन की बात है, तो आप ये पढ़ाई में आप पूरा मन लगाइए आप।